तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करते हैं आपका और हमारा आपके इस ब्यूटीफुल से चैनल अभिषेक दीक्षित फिजिक्स पे। तो जो आज की क्लास बेटा हमारी होने वाली है वो होने वाली एक बहुत ही प्यारे और इंपॉर्टेंट से टॉपिक पे जिसका नाम है ओम्स लॉ। इससे पहले बेटा जो लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या पढ़ा, चार्ज पढ़ा, करंट पढ़ा, हाँ है ना। उसके बाद जो लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, हाँ है ना। अब हमारा जो टॉपिक और उसके बाद जो लेक्चर था, 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। थर्ड लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंबल्स और सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ा। अब जो पहले जो 2 लेक्चर्स थे बेटा हमारा इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये 2 टर्म हमने इस चैप्टर में पढ़े। एक पढ़ा वी जो कि था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं, और एक था हमारा आई जिसको मैं इलेक्ट्रिक करंट कह सकता हूं। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमको देता है बेटा कौन, ओम्स लॉ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि ओम्स लॉ हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन देगा। तो आज का जो मेजर टॉपिक होगा वो बेटा ओम्स लॉ के ऊपर ही होने वाला है और उसके अंदर भी कई चीजें हम पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा हम लोग आज क्या पढ़ने वाले, टुडेज गोल लगाते हैं। टुडेज गोल। तो जो आज का बेटा गोल है हमारा, वो सबसे पहला जो प्राइम टॉपिक है वही हमारा ओम्स लॉ है। क्या है बेटा हमारा, ओम्स लॉ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। ओम्स लॉ को हम बहुत ही अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, हाँ है ना। फिर इसके बाद हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेटा ग्राफ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ग्राफ में 2 टाइप की आपको पढ़ाऊंगा। एक पढ़ाऊंगा बेटा ग्राफ वीआई ग्राफ, हाँ है ना। एक पढ़ाऊंगा मैं आपको आईवी ग्राफ। क्या पढ़ाऊंगा, आईवी ग्राफ। ये 2 ग्राफ में यहां पे आपको बता दूंगा। इसी में ग्राफ में बताऊंगा कैसे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होता है ओम्स लॉ को ग्राफ के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, हाँ है ना जी। क्या होगा बेटा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। भैया ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, कैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम वेरीफाई करते हैं कि ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। फिर बेटा जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो बेटा हमारा होगा लिमिटेशन के ऊपर, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, हाँ है ना। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, हाँ है ना। जब हमने लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ देखा तो उसमें एक लिमिटेशन आती है जहां से हमको 2 टाइप के कंडक्टर्स मिलते हैं, हाँ है ना, जिनको हम क्या यहाँ पे बात करेंगे। फिफ्थ ओमिक कंडक्टर, एक हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या कहते हैं बेटा हम लोग, नॉन ओमिक कंडक्टर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सब सारी बातें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज की ओवरऑल क्लास हमारी किन किन बातों पे होगी। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा, टॉपिक तो बेटा एक ही है, ये सब उसी के पार्ट्स हैं। मेन टॉपिक हमारा जो है वो ओम्स लॉ है, जिससे बोर्ड्स में 100% की बेटा चांसेस हैं, 98.99% मतलब 100% आप पूरा बोल सकते हैं। वो 0.1% में कह सकते हो शायद ना, बट इस टॉपिक के लिए तो 100% कह सकते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना ही बनना है बोर्ड में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओके। तो हेडिंग लॉ है, सबसे पहले आते हैं बेटा ओम्स लॉ। कहते हैं बेटा हम लोग ओम्स लॉ कहता क्या है ये, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारे में ये कहता है कि बेटा कि अगर किसी भी कंडक्टर की हम फिजिकल पैरामीटर्स और फिजिकल कंडीशंस की सेम रखें। फिजिकल पैरामीटर का मतलब क्या होता है, शेप और साइज, मतलब इसका लेंथ और एरिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये फिजिकल पैरामीटर हो गया, हाँ है ना। और फिजिकल कंडीशन क्या हो गई, जैसे टेम्परेचर उसका मैं क्या रखूं, कांस्टेंट रखूं, हाँ है ना। तो जो उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा हो जाता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस रेट। मतलब जितना ज्यादा बैटरी हमारी बढ़ाओगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात है, आप सबको पता है, वही चीज है हमारा। एक बैटरी आ रही है तो उससे अगर 2 एम्पीयर करंट आ रहा है तो 2 बैटरी लगा दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। 3 लगा दोगे तो 6 आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यही हमारा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे आप बढ़ाते हो करंट उसी तरह हमारा बढ़ता है, उसी पर डिपेंड करता है। तो वही हमारा है। अगर मैं सबसे पहली लाइन में अगर मैं बात करूं ओम्स लॉ क्या है, तो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन किसके इसके बीच में बेटा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V एंड इलेक्ट्रिक करंट मतलब I। ये V और I के बीच का क्या है बेटा, हमारा सिंपल सा रिलेशन है। अब अगर मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन जरा आप अच्छे से देखिएगा कि इफ द फिजिकल कंडीशन
such as shape, size, nature and temperature of conductor remains constant, then current flowing across the ends of conductor, the current flowing across the ends of conductor is directly proportional to the potential difference, applied. ये बेटा जैसे मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई है, आपको एज इट इज लिख देनी है कि इफ द फिजिकल कंडीशन सच एज शेप, साइज, नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, देन करंट फ्लोइंग, क्या बेटा, करंट फ्लोइंग अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड. ये हमारे इसके क्या है की टर्म्स है जो आप अंडरलाइन कर सकते हैं. तो अगर आप बेटा ध्यान दे तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो करंट फ्लोइंग है ना, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के. तो मैं कह सकता हूं V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. बात बिल्कुल सही है. अगर मैं आप पे डिपेंडेंट हूं, है ना, मेरा आपसे काम चल रहा है तो आपका भी मुझसे काम चलेगा, है ना. क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है. टू वे हमारा कम्युनिकेशन. अब मैं इसको थोड़ा अगर मैं ये कहूं तो जैसे आपको फिजिक्स में बेटा एक रूल है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का हमारा साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है. क्या आता है बेटा? कांस्टेंट. तो यहां पे जो कांस्टेंट आया वो R आया. क्या है बेटा हमारा? R. क्या आया? R. तो हम कह सकते हैं कि V अपॉन I इज इक्वल टू R. और R क्या है बेटा? कांस्टेंट. क्या बेटा? कांस्टेंट. यहां पे क्या है बेटा? कांस्टेंट. अब प्रोपोर्शनलिटी के हटते ही कांस्टेंट क्यों आता है, इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं. जिसे मैं अगर आपसे कहूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि कांस्टेंट क्यों आता है. 4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2. ठीक है. तो मैंने क्या कहा, 8 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4. फिर हो गया 16 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8. मतलब लगातार जैसे इधर बढ़ रहा है वैसे इधर बढ़ रहा है. प्रोपोर्शनलिटी मतलब यही होता है कि जैसे ये बढ़ रहा है ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो रहा है. तो आप बताइए कि अगर मैं यहां पे इक्वल का साइन लगा दूं तो क्या मैं 8 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं. तो वैसे ही जब यहां पे मैंने इक्वल का साइन लगाया तो मैं सिर्फ I नहीं लिख सकता था, मुझे कांस्टेंट चाहिए. जैसे यहां पे आपको बताया कि मुझे कांस्टेंट क्या चाहिए, अगर मैंने यहां पे 8 लिख दिया और आपको बताया कांस्टेंट क्या चाहिए, 2. क्या चाहिए बेटा? 2. तो वही जैसे यहां पे R एक कांस्टेंट आया. तो इसीलिए बेटा फिजिक्स में जब भी आप कांस्टेंट हटाते, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाना अनिवार्य होता है, मतलब कंपलसरी होता है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कांस्टेंट आता क्यों है. हियर R is constant of proportionality. Constant of proportionality. देखिए आप किसी भी कांस्टेंट का नाम भूल जाए तो आप सिंपल से क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. बट अब इसका नाम जो है वो कॉल्ड है नोन एज रेजिस्टेंस. यहां पे हमको क्या, इसको क्या कहा बेटा? रेजिस्टेंस. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है. तो यहां पे जो R है उसे हमने क्या बोला? रेजिस्टेंस बोला. क्या बोला बेटा? रेजिस्टेंस बोला. रेजिस्टेंस को मैं अच्छे से एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा, अच्छे से इसके ऊपर रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके फैक्टर क्या होता है, हम अगले लेक्चर में बात करेंगे. पर आप ये जान लीजिए कि रेजिस्टेंस हल्का सा क्या है आइडिया ले लीजिए. जैसे मैं अभी अगर मैं सरफेस पे बेटा चल रहा हूं तो आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना. जैसे हमारे चलने के लिए, हमारे आपके चलने के लिए हमको कौन अपोज करता है? फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि नेसेसरी है. वैसे ही जब एक कंडक्टर में हमारा करंट फ्लो करता है तो उसको जो अपोज कर रहा होता है उसे हम कहते हैं बेटा क्या? रेजिस्टेंस. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन है करंट के लिए, जैसे फ्रिक्शन ऑब्स्ट्रक्शन है हमारे लिए. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है. तो ये है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको मैंने क्या कहा था? R कहा था. आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. अब मैंने बात की थी कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे. उससे पहले मैं आपको ग्राफ मुझे बताने पड़ेंगे. ग्राफ देख ले बेटा. ग्राफ, तो ग्राफ ऑफ, अब ग्राफ दो टाइप के मैंने बताए थे. ग्राफ पहले बेटा हमारा आएगा
V वर्सेस I। देखो V वर्सेस I का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट। तो ये हो गया V और ये हो गया I। समझ में आया बेटा? कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं हुई है। अब अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो आपको पता है इसे कहते हैं स्लोप। इसे क्या कहते हैं बेटा? स्लोप। हाँ है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो और स्लोप का हमेशा फॉर्मूला बेटा हमारा होता है स्लोप इज इक्वल टू वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। हाँ है ना? तो वाई एक्सिस में हमारा क्या है? आर है, सॉरी वाई एक्सिस में हमारा क्या है? इसमें v है और एक्सिस में क्या है बेटा? I है। तो v अपॉन आई क्या होता है बेटा? R। क्या होता है बेटा हमारा? R, जिससे मैंने क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। तो स्लोप हमारा VI ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है बेटा? रेजिस्टेंस। क्या देता है बेटा? रेजिस्टेंस देखता है। ये बात याद रखना। अभी आगे और जब मैं रजिस्टर बनाऊंगा तो मैं ग्राफ के थ्रू और अच्छे से आपको बता दूंगा। तो आपको ये याद रखना है कि V और I का ग्राफ हमारा क्या देता है? रेजिस्टेंस। क्या देता है बेटा हमको? रेजिस्टेंस देता है। अब जो दूसरा ग्राफ है बेटा उसको भी आप देख लेते हैं यहीं पे। वो बेटा है हमारा I वर्सेस V ग्राफ। I वर्सेस V ग्राफ। सर ये ग्राफ तो सेम ही है हमारा। अब I वर्सेस V तो बेटा V वर्सेस I का मतलब y एक्सिस में V होगा, I में हम x एक्सिस में क्या होगा? I। अब I वर्सेस V का मतलब ग्राफ है, जरा आप खुद देख लीजिए। यहां पे हमारा क्या होगा? V होगा और यहां पे हमारा क्या होगा? I होगा। अब ऑब्वियसली बात है I फॉर क्या है आपको पता है? करंट है। V फॉर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने यहां पे मेंशन भी किया है, देखो I फॉर क्या है और V फॉर क्या है। इसका मैं स्लोप निकालता हूं। स्लोप, तो इसका स्लोप ये होगा, हमारा स्लोप होगा। तो अगर मैं स्लोप का फॉर्मूला फिर से वही लगाऊं, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, तो इसकी y एक्सिस में क्या है बेटा? I और इसकी क्या है? V। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? अगर आप सिंपल सी बात करें तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन आर। क्या हो गया? 1 अपॉन आर। हाँ है ना? मतलब और क्या है यहां पे? रेजिस्टेंस। ये सेम वही क्या है बेटा हमारा? रेजिस्टेंस। मतलब इसका स्लोप 1 अपॉन आर देता है। मतलब अगर IV ग्राफ है और इसका स्लोप ज्यादा है तो मतलब उसका रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा? कम होगा। VI ग्राफ है और उसका स्लोप ज्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा आप देख लेते हैं। अगर मैं 2 दे दूं, A और B बोल दूं, ये VI ग्राफ हो गया बेटा हमारा। हाँ है ना? और साथ ही में मैंने दूसरा ग्राफ ले लिया IV। यहां पे जो बेटा है, यहां पे भी मैंने 2 बोल दिए, ये बोल दिया A, बोल दिया B। अब यहां पे आप बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A, क्योंकि भैया V और I का स्लोप हमको क्या देता है? R। हाँ है ना? मैं जब V और I का डेट तो B का स्लोप देखो ज्यादा है, ढलान B की क्या है? ज्यादा है। हाँ है ना? तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। और A से अब यहां पे देखो माना कि B की ढलान ज्यादा, B की ढलान स्लोप ज्यादा है, मतलब स्लोप ज्यादा है तो मतलब R क्या होगा? कम होगा। R क्या होगा? कम होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, यहां पे स्लोप और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पे स्लोप और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जिसकी स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस का मतलब हमारा यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। हाँ है ना? ये चीज यहां पे हमारा है। डोंट वरी, आपको रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं आ रहा, मैं इतना मैं आपको बता दे रहा हूं, इतना समझ लीजिए। जैसे हम चलते हैं तो हमारे लिए क्या है? फ्रिक्शन। वैसे ही जब करंट चलता है तो उसके लिए क्या है बेटा? रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। बस इतना आप इसको समझ लीजिए। और ये ग्राफ मैंने आपको बता दिया कि IV और VI में क्या अंतर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे वेरीफाई करते हैं। तो आई होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं इसको बेटा इरेज करता हूं। ओके, वो कहते नहीं है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना पढ़े और क्वेश्चन लगाए चैप्टर की नैया पार नहीं होती। हाँ है ना? क्वेश्चंस लगाना, प्रैक्टिस करना, ये बात तो बेटा हमारे मतलब होने ही चाहिए। इस टाइम आपको बस पढ़ना है, उठाओ और उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है लगा डालो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप उससे अभी डरोगे और आगे डराएंगे, जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे आप उतना डरते रहेंगे। उठाओ, जुट जाओ ना। एक बार नहीं करा, 2 बार नहीं करा, अरे नहीं आता 2-3 बार देख के लगाओ, फिर उसके बाद समझ जाओगे ना तो चौथी बार अपने आप लगने लगेगा। कम से कम डर तो खत्म होगा ना आपका। ठीक, तो चलिए बेटा अब आगे कंटिन्यू करते हैं। उसको भी इरेज कर दूं? नहीं, अभी उसको रहने दो। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ओम्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। कि ओम्स लॉ का हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आखिरकार भैया है क्या? तो कुछ नहीं है भैया, एक हम ग्राफ एक वायर लेते हैं जिसमें हम करंट पास कर देते हैं। हाँ या ना?
सपोज को मैं सर्किट डायग्राम से अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने क्या लगा रखा है, एक वायर, एक स्पेशल वायर लगा रखा है ना, तो ये कंडक्टर लगा रखा है। अब मैं इसमें करंट पास कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है, इसमें मैं करंट पास कर रहा हूं एम्पियर। यहां पे मैंने वोल्ट वी ले लिया, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर लगा दिया, ये की लगा दी, और ये मैंने रियोस्टेट लगा दिया, क्योंकि आपको वी बढ़ाना है, ये वी आपको वैरी करना है भैया। देखो फिर मैंने देखा, मैंने अलग अलग वैल्यू पे ये आई ले लिया, किसमें ले लिया, एम्पियर में, और इधर मैंने वी ले लिया, किसमें, वोल्ट में। किसमें ले लिया बेटा, वोल्ट में। ये सब चीजें हमने ले ली। फिर हमने जब प्लॉट करा तो हमने देखा कि जो ग्राफ आता है इसका, इस कंडक्टर ए बी का, ए पी क्यू कंडक्टर कुछ ले लो, कंडक्टर पी क्यू जो हमारा है, इस पी क्यू कंडक्टर का जब हम ग्राफ स्लोप करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। और वो कैसे आता है, जैसे मेरा एग्जांपल देखो, सपोज करो यहाँ पे 2 था, तो ये यहाँ पे कितना हो गया 4, फिर यहाँ पे कितना हुआ 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना हुआ 6, यहाँ पे कितना हो गया 8। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब मैंने इन सारी लाइनों को जोड़ा चालू किया, सारी लाइनों को मैंने जोड़ना चालू किया, तो हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन हमारी बनती है, जो कि हमको क्या वेरीफाई करती है कि ओम्स लॉ वेरीफाइड है। मतलब वो सारे ग्राफ, वो सारे कंडक्टर जिनका स्लोप मैं जब ग्राफ बनाऊं और वी आई ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन चला जाए, है ना, कैसे स्ट्रेट लाइन, वो सारे हमारे क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है कि नहीं? तो दिस इज हाउ यू कैन से दैट कि ओम्स लॉ इज ओबेड, है ना, ओबे करना या फॉलो करना। वी शुड रिस्पेक्ट अवर, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, है ना। अब ये ऑब्वियस सी बात है, अच्छे एल्डर्स को ओबे करें। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई एल्डर नहीं अच्छा है तो ये नहीं कि वो बुरी आदतें कर रहा है तो सर वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, है ना, एल्डर को ओबे कर देना, मतलब वही करना है हमको, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, दिस इज ठीक। अब इसके आगे हम आते हैं बेटा लिमिटेशन। क्या आते हैं बेटा हम लोग? लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसकी लिमिटेशन क्या है? सबसे पहली हमारी लिमिटेशन है, इट इज नॉट वैलिड फॉर, इट इज नॉट वैलिड फॉर, इट इज नॉट ओबेड बाय ऑल कंडक्टर्स, ऑल कंडक्टर्स, मतलब जितने सारे मतलब जो भी सारे कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। सबसे पहले लिमिटेशन है, एक लॉ है अगर बेटा तो वो हर जगह वैलिड होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लॉ का मतलब क्या होता है कि हर जगह वैलिड हो। अब भैया इनका जो सारे कंडक्टर पे वैलिड ही नहीं है। दूसरा जो बेटा है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज वैलिड या फिर ओबेड, इट इज वैलिड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली। क्या बेटा? कांस्टेंट, अरे यार कांस्टेंट स्पेलिंग भी नहीं लिख पा रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट है तब तक ही हमारा ओम्स लॉ ओबे है। और आप जानते हैं कोई भी अप्लायंस हम यूज करें तो थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ने हमारा लगता है ना। क्लियर है? तो ये हमारा इसका दूसरा हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार आप मार्क कर सकते हैं इस वाले को। और भी हमारे हैं, इट इज नॉट ओबेड बाय, इट इज नॉट ओबेड या फिर वैलिड, ऑब्जेक्ट लिख दिया, इट इज नॉट ओबेड बाय गैसियस कंडक्टर। क्या बेटा? गैसियस कंडक्टर। बेटा गैसेस कंडक्टर होते हैं, जंक्शन और डायोड्स होते हैं, आगे चल के आप पढ़ोगे, है ना, मतलब गैस ट्यूब कंडक्टर होते हैं, जिनके अंदर गैसेस पार्टिकल हमारे होते हैं जो कि कंडक्ट कराते हैं, तो उनके लिए भी ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं है ना। और चौथा बेटा लिख सकते हैं, इट इज नॉट यूनिवर्सल, इट इज नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल की बात होती है, जैसे यूनिवर्सल का मतलब जो हर जगह यूनिवर्स में फॉलो हो। क्यों भैया यूनिवर्सल? मैंने बोला भैया वो देखो हमारा गैसेस के लिए ओबे नहीं कर रहा है, हमारा कौन और कहां गया, कुछ कंडक्टर के लिए ओबे कर रहा है। तो इन्हीं दो पॉइंट्स को जब हम लोगों ने बेटा देखा तो हमने ध्यान दिया कि जो कंडक्टर जो ओबे करते हैं ओम्स लॉ को, उनको हम क्या, उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उसको मैंने दूसरी कैटेगरी में डाल दिया। तो वही उसी पे बेटा हम लोग आगे आते हैं। इन्हीं लिमिटेशन से हमने डिफाइन किया दो टाइप के कंडक्टर्स को, ठीक। तो आई होप आप इसको भी मैं अब रफ करने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये बेटा हमारे कुछ लिमिटेशन है ओम्स लॉ की जो कि पूछ लेता है ना। अगर आपसे लिमिटेशन पूछे तो ये लिमिटेशन सबसे पहले लेगा। अगर कोई एक लिमिटेशन पूछे तो इट इज वैलिड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। अगर टेम्परेचर वैलिड नहीं है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो भैया ओम्स लॉ नहीं होगा।
अब ये जो यूनिवर्सल नहीं है, हमने जब देखा तो कुछ ग्राफ थे उनका वीआई ग्राफ सीधा जा रहा था, बट कुछ ग्राफ थे जिनका वीआई ग्राफ नहीं सीधा जा रहा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? तो वहीं से हमारी बात आई दो टाइप के कंडक्टर्स की। पहला बेटा हमने बात की ओमिक कंडक्टर। क्या बात की बेटा हमने? ओमिक कंडक्टर्स। हाँ ना, ओमिक कंडक्टर में क्या बोल सकता हूं? द कंडक्टर्स विच ओबे या फिर फॉलो। ऑब्जेक्ट पता नहीं बार बार मैं क्यों लिख रहा हूं यार। अरे फॉलो लिख दो, विच फॉलो और ओबे ओम्स लॉ कंप्लीटली। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कंप्लीटली, ओम्स लॉ कंप्लीटली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं उन्हें ओम्स लॉ, हमें क्या ओमिक कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमिक कंडक्टर आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। इससे बढ़िया डेफिनेशन आप पाओगे नहीं, मतलब नाम में ही छुपा है। दूसरा पॉइंट, इट्स स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। हाँ है ना? स्ट्रेट लाइन, हाँ है ना? स्ट्रेट लाइन का मतलब कुछ ऐसे हमारा, ये हो गया v, ये हो गया i, और कुछ ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। फिर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बेटा, हमारे ज्यादातर मेटल्स क्या है, मेटल्स एक्सेट्रा। मेटल्स हमारे कहां जाएंगे बेटा? कॉपर, है ना? हमारा और क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ठीक, ये हमारा हो गया ओम्स। अब दूसरे पे आते हैं बेटा हम लोग, नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या पे आते हैं बेटा हम लोग? नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है? सिंपल, द कंडक्टर्स which do not follow or obey Ohm's law are called non-ohmic conductors। और इसमें क्या बेटा? स्लोप ऑफ VI ग्राफ is not a straight line, मतलब मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो ये हो गया बेटा v, ये हो गया i, तो ये कुछ ऐसा होता है, मतलब हाँ ना, ऊपर कर्व या फिर पैराबोला उल्टा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल हमारे इसके बहुत सारे हैं बेटा। हमारे एग्जाम्पल हमारे जो आपके घर में जो इस टाइम है, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड जिसे आप कहते हैं, है ना? और आपके होते हैं ट्रांजिस्टर्स। क्या होते हैं बेटा हमारे? ट्रांजिस्टर्स रेडियोज वगैरह में यूज होते हैं, अब तो टीवीज वगैरह में भी बेटा यूज होते हैं, है ना? और होता है डायोड्स, जैसे एलईडी में भी एक डायोड यूज हुआ है, क्लियर है, एक्सेट्रा। तो ये हमारी पूरी बात थी बेटा इस टॉपिक की कि ओमिक और नॉन ओमिक क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओम्स लॉ अच्छे से, है ना? ओम्स लॉ ने हमको क्या दिया? एक नई चीज दी, रेजिस्टेंस, जो कि हम अगले टॉपिक में बात करने वाले हैं। उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उसका क्या होता है आपको आ गया होगा, उसके ग्राफ क्या होते हैं वो आ गए होंगे। लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मस्ट है, आपको आनी ही चाहिए, आ गई होगी। फिर आपके जो ये दो टॉपिक बचे थे छोटे छोटे, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, ये भी आपको अच्छे से आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो फिर से बेटा वही, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।